Dear students, you are welcome to the smart political world. Dear students, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज के अपने इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ, परिभाषाएं, उसके उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सिद्धांत आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में और उसके सभी अंगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आज कोई भी व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, उसे अपनी समस्याओं के हल के लिए समाज के अन्य लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र आज अन्य राष्ट्रों के बिना नहीं रह सकता है। उसे अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए तथा आर्थिक रूप से विकास करने के लिए अन्य देशों की आवश्यकता पड़ती ही है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो आज युद्धों का जो स्वभाव है वो बिल्कुल बदल गया है। प्राचीन समय में जब दो देशों के मध्य युद्ध होता था तो उसके परिणाम उन दो देशों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन आज क्योंकि यातायात एवं संचार के साधनों में बढ़ोतरी हो गई है, उनका विकास हो गया है तथा साथ ही परमाणु अस्त्र शस्त्र काफ़ी मात्रा में बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी के आ गए हैं, जिसके कारण विश्व के किसी भी कोने में युद्ध क्यों न हो, उसके परिणाम समस्त विश्व को भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि मानव अधिकारों संबंधी समस्याएं, पर्यावरण संबंधी तथा राष्ट्रों की समानता संबंधी समस्याएं, और इन सब समस्याओं के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती ही है। यही कारण है कि प्रोफेसर लास्की ने एक इस प्रकार के संघवाद की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि घरेलू मामलों को छोड़ करके अन्य मामलों के लिए हमें अन्य राष्ट्रों की आवश्यकता होती ही है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक स्वतंत्र राष्ट्रों का ऐसा औपचारिक संगठन होता है जिसमें विश्व के राष्ट्र अपनी मर्जी से सहभागिता करते हैं तथा उनको ऐसा महसूस होता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनने से ही, उसमें भागीदारी करने से ही इन्हें कुछ लाभ हो सकता है तथा उनके हित सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही साथ विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए तथा अपनी अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो निर्णय होते हैं वो सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि वो उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं उस संगठन के निर्णय को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषाओं में देखें तो सबसे पहले आप इसमें प्रोफेसर ऑर्गेन्स की परिभाषा को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म तब होता है जब स्वतंत्र राष्ट्र अपनी मर्जी से उसमें हिस्सा लेते हैं तथा उनको ऐसा आभास होता है कि उसमें भागीदार होने से ही उन्हें लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से हम प्रोफेसर ईगल्टन की परिभाषा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रोफेसर ईगल्टन ने कहा है कि स्वतंत्र राज्यों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक उनकी मर्जी से स्थापित किए गए औपचारिक संगठन को ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जा सकता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का निराकरण होता है। इस प्रकार इनकी परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से देखें, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कुछ विशेषताओं के बारे में भी पता चलता है कि इसकी परिभाषाओं में ही उन शब्दों का इस्तेमाल हमने कर दिया है जो इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि यह स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन होता है।
इसमें केवल ऐसे ही देश भाग ले सकते हैं जो कि स्वतंत्र हों, वे अपने देश से संबंधित उनके घरेलू एवं बाहरी निर्णयों को स्वयं ले सकने में सक्षम हो। ऐसे मामलों के लिए किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं हो, केवल ऐसे ही देश इसमें भागीदार हो सकते हैं। और हम दूसरी विशेषता के आधार पर हम बताएं तो यह एक औपचारिक संगठन होता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक निश्चित तिथि को स्थापना की जाती है, उसके अंग बनाए जाते हैं, उसके कार्यकारी एजेंसीज बनाई जाती हैं तथा उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इसके उद्देश्य सैन्य संबंधी है या असैन्य कार्य करने संबंधी उसके उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से उनका अपना एक चार्टर भी बनाया जा सकता है, यानी कि संविधान, जिसमें उसके नियम और शर्तें लिखी होती हैं। ये एक सब औपचारिक संगठन के ही लक्षण होते हैं। इसका हम अगर अगली विशेषता देखें तो इसमें सदस्यों की समानता। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र हैं वो समान होते हैं। इसमें चाहे कोई भी राष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या शक्ति की दृष्टि से कितना भी पावरफुल क्यों न हो, कितना भी विकसित क्यों न हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसे एक ही गिना जाएगा। इसके सभी सदस्यों को एक ही वोट मत देने का अधिकार होता है तथा उसकी वैल्यू भी एक ही गिनी जाती है। अतः यहाँ पर राज्यों के विकास संबंधी, भौगोलिक क्षेत्रफल संबंधी और जनसंख्या संबंधी भेदभावों को भुलाते हुए प्रत्येक सदस्य को एक के रूप में ही गिना जाता है, तो इसके सभी सदस्य आपस में समान होता है। इसकी अगली विशेषता में अगर हम देखें तो इसके कुछ स्थायी अभिकरण होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जिनके माध्यम से यह अपने कार्यों का संचालन करती हैं। क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, बिना उसके अभिकरणों के, बिना एजेंसीज के उसके कार्यों को कार्य रूप देना, उसके उद्देश्यों को कार्य रूप देना संभव नहीं है। अतः प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ एजेंसियों का निर्धारण किया जाता है, कुछ एजेंसियों का संगठन किया जाता है। इसकी अगली विशेषता में हम देखें तो यह राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, सबसे पहले उसमें शामिल होने वाले जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के हितों की अभिवृद्धि करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि जब प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की वहाँ पर सुरक्षा मिलेगी तो ही वो उसके सदस्य बन पाएंगे और तभी उनको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। और इसकी अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि इसमें बाध्यकारी निर्णयों का अभाव होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसके निर्णय उसके सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि वो उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है उनका निर्णय बिल्कुल ही बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे कि हम यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो वहाँ पर सुरक्षा परिषद को जब कोई देश उनकी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कुछ बाध्यकारी निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो ये सभी एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को देख लेने के बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आखिर क्या उद्देश्य होता है, ये किन उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं। इसके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य तो विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना ही होता है, क्योंकि सबसे पहले शांति का पक्ष आता है। क्योंकि जब विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना होगी तभी विकास के मुद्दे पर बात हो सकती है, तभी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। चाहे इसमें हम यूएनओ को भी ले सकते हैं या लीग ऑफ नेशंस को ले सकते हैं, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस की जब 1920 में स्थापना की गई थी तो उस समय भी उसका पहला उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना ही करना था। इसके अलावा इसके दूसरे उद्देश्य में हम कह सकते हैं राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ाना।
दूसरे उद्देश्य में इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच में आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग बढ़ाना तथा जब जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन को उनकी आवश्यकता पड़े तो उन्हें अपनी सहायता देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य में शामिल किया जाता है। और तीसरे उद्देश्य में हम कह सकते हैं कि संबंधित राष्ट्रों के मानवाधिकार संबंधी या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं। तो कोई भी देश हो, उस देश में अगर कोई पशुओं संबंधी, मानव संबंधी या पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं, तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए यदि कोई अकेला राष्ट्र अपने आप में सक्षम नहीं है तो उसे अन्य राष्ट्रों की ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य बनते हैं। और इसके एक लास्ट उद्देश्य में हम देखें तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब विश्व एक ध्रुवीय बन गया, अर्थात जब 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया तो एक महाशक्ति का अंत हो गया, तो अब विश्व में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा था, सुपर पावर के रूप में बचा था। तो अब विश्व में एक ध्रुवीयता स्थापित हो गई थी। ये एक ध्रुवीय विश्व जब बना तो यह विश्व के ऊपर अपनी मनमानी करने लगा। तो मनमानी से बचने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के अन्य देशों से कई बार अपनी मर्जी से कार्य करवाने आरंभ कर दिए तथा अपनी इच्छा को उनके ऊपर थोपना आरंभ, जैसा कि इराक का उदाहरण इसमें दिया जा सकता है। तो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाती है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं और उद्देश्य लेने के बाद आइए अब हम बात करते हैं विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ। आज का जो हमारा वीडियो है इसका मुख्य जो पर्पज है वो यूएनओ के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देना है, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना अति आवश्यक है। यूएनओ आज दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूएनओ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना किस प्रकार की गई। सबसे पहले हमें पता है कि 20वीं सदी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कि 1914 में आरंभ हुआ और 1919 तक जारी रहा, तो इसके परिणामों को देखते हुए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई 1920 में। लेकिन शायद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करते समय इसमें कुछ कमियां रह गई थी। यही कारण है कि यह अपने उद्देश्यों में अधिक समय तक सफल नहीं रह पाया और शीघ्र ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिणाम निकले वो इतने भयंकर निकले कि इससे इतना ज़्यादा विनाश हुआ एवं बर्बादी हुई कि इससे पहले कभी भी किसी विश्व युद्ध में इतनी बर्बादी और इतना विनाश नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय परमाणु हथियारों का भी आविष्कार हो चुका था। अतः ऐसे भयानक युद्धों को भविष्य में रोका जा सके, इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता विश्व के सभी देशों में महसूस की गई और सभी देशों में यह बात जोर पकड़ने लगी कि कोई ना कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अवश्य होना चाहिए जो इस प्रकार के युद्धों को भविष्य में रोक सके। इसी उद्देश्य को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो बात थी वो 12 जून 1941 को लंदन घोषणा से ही आरंभ हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए इसे कई सत्रों से गुजरना पड़ा, जैसे कि लंदन घोषणा 1941, अटलांटिक चार्टर के उद्देश्य, मॉस्को घोषणा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, याल्टा सम्मेलन तथा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। इन सभी सत्रों से गुजरते हुए अंत में 24 अक्टूबर
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान भी बनाया गया है जिसे हम चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में कुल मिलाकर के 111 अनुच्छेद हैं तथा इसमें 19 अध्याय हैं तथा हम शब्दों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल मिलाकर के 10,000 शब्दों का प्रयोग किया गया है। केवल इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना झंडा भी अपनाया गया है। इस झंडे की जो पृष्ठभूमि है वो नीले रंग की है तथा उसके बीच में एक सफ़ेद रंग का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक दर्शाया गया है, जिसे दोनों तरफ से जैतून की ऊपर की तरफ खुली हुई शाखाओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से एक संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा भी निश्चित किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया है। इसके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य तो यही रखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उद्देश्य विश्व को शांतिपूर्ण बनाए रखना है तथा इसकी शांति में बाधा करने वाले देशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने संबंधी निश्चित किया गया है ताकि कोई भी विश्व की शांति को बाधा न पहुंचा सके तथा विश्व की शांति में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो सके। इसका जो दूसरा उद्देश्य है, इसमें मानवाधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। इसका दूसरा उद्देश्य निश्चित किया गया है ताकि विश्व में जितनी भी मानव अधिकार संबंधी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सके, व्यक्ति के अधिकारों संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह सके, क्योंकि सभी संप्रभु राष्ट्र ही इसके सदस्य हैं। और इसके तीसरे उद्देश्य में हम बता सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध, यूएनओ का तीसरा उद्देश्य है कि जितने भी देश इसके सदस्य हैं उन सब में संबंध सद्भावनापूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण बने रहें, उनमें किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा न हो ताकि विश्व में शांति बनाई रखी जा सके। और इसका चौथा और अंतिम विश्व है। उपरोक्त इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो यूएनओ है वह एक समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके उपरोक्त तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक समन्वय केंद्र या एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां पर सभी देश अपनी संबंधित समस्याओं को, एक दूसरे से संबंधित समस्याओं को यहाँ तक ले जा सकेंगे और वहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन उद्देश्यों को देख लेने के बाद हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यूएनओ की सदस्यता की बात करें तो इस समय यूएनओ के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 193 हो गई है। इसके अंतिम सदस्य की बात करें तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य है जो 2011 में इसका सदस्य बना। और 192वां जो इसका सदस्य था वो मोंटेनिग्रो नामक देश था। और अभी विश्व में और भी ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है वो किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले तो जो भी राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है उसका शांति और
युद्धों की रोकथाम में विश्वास होना चाहिए, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों में, उसके चार्टर में विश्वास होना चाहिए, उसकी गतिविधियों पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के द्वारा उसे महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदस्य बनने के बाद उसे निष्कासित नहीं किया जा सकता या उसका निलंबन नहीं किया जा सकता। यदि वह यूएनओ की शर्तों को भंग करता है या उसके चार्टर के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उसका निलंबन भी किया जा सकता है। हाँ, ऐसा जरूर है कि वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर दोबारा से यूएनओ का सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। सबसे पहले 1952 में जो महासभा की बैठक थी वो मैनहट्टन द्वीप में ही की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने के लिए 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी है? ये हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश। इन 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य चलता है। हाँ, विशेष रूप से अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियाँ चलाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य 4 भाषाओं का प्रयोग भी उसकी कार्यवाही को चलाने के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक प्रस्तावना भी लिखी गई है जिसका आरंभ होता है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों से, अर्थात हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए तथा विश्व में पर्यावरण व अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आपस में सहयोग करते रहेंगे। इस प्रकार का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में रखा गया। लेकिन अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना को देखें तो यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग कहना उचित नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में लोगों की भागीदारी नहीं है बल्कि राष्ट्रों की भागीदारी है। अतः यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये शब्द उचित प्रयोग किया गया है। इसकी प्रस्तावना को देख लेने के बाद हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 7 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 7 सिद्धांत इसके बताए गए हैं। तो इसका पहला सिद्धांत है, इसमें संप्रभु राष्ट्रों की भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, इस समय जो 193 सदस्य हैं, वो सारे के सारे संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। आज वो किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं हैं। वे अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में स्वतंत्र हैं। इनसे संबंधित फैसले वो स्वयं ले सकते हैं, उसे किसी राष्ट्र के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि इसकी भागीदारी केवल ऐसा ही देश कर सकता है जो कि स्वतंत्र है। और इसका दूसरा सिद्धांत है सद्भावना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सब में एक सद्भावना मौजूद है। वो एक दूसरे के प्रति एक विशेष भावना महसूस करते हैं तथा अगर एक राष्ट्र में किसी प्रकार की कोई समस्या जन्म लेती है, चाहे वो मानव अधिकारों से संबंधित हो, पर्यावरण संबंधी हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो, तो इसी प्रकार की सभी समस्याओं में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ एक सद्भावना के आधार पर कार्य करता है। इसके तीसरे सिद्धांत में बताया जा सकता है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। राष्ट्रों के मध्य जो भी विवाद होते हैं, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए मध्यस्थता का, पंच निर्णय का तथा आपस में समझौते का, बैठकों का, संराधन का प्रयोग किया जाता है। और अगर फिर भी
किसी राष्ट्र का समाधान नहीं होता है तो फिर अंत में बाध्य पूर्ण कार्यवाही का सहारा लिया जाता है। अतः एक इसका सिद्धांत यह भी है कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। चौथा सिद्धांत है धमकी व बल प्रयोग का अभाव। यूएनओ में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न ही धमकी का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि क्योंकि वे सभी समान रूप से सदस्य हैं, प्रत्येक को एक ही वोट डालने का अधिकार है, उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ की सदस्यता समानता के आधार पर प्रदान की गई है, चाहे कोई कितना ही विकसित राष्ट्र है और चाहे विकासशील राष्ट्र है, चाहे किसी की जनसंख्या कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे भौगोलिक क्षेत्र कम है या अधिक है, इस बात से सदस्यता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसके हम 5वें सिद्धांत में बता सकते हैं घरेलू क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ है कि किसी भी देश की जो घरेलू समस्या है, आंतरिक समस्या है, उसे वह लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जा सकता। केवल ऐसी समस्याओं को लेकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जाया जा सकता है जो राष्ट्रों के बीच में हो, जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो, उसकी ऐसी प्रकार की समस्या का समाधान वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से नहीं उठाया जा सकता है। इसके अगले सिद्धांत में बताया जा सकता है सहायता। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता के लिए ताकि जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनका विकास किया जा सके, इसके लिए उसके फंड में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर कोई देश किसी संसाधन में समृद्ध है तो संसाधन से भी उसकी सहायता कर सकता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर किसी देश की सेना की आवश्यकता है तो सैन्य सहायता भी वो इसके लिए कर सकता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ जिस भी अपने सदस्य राष्ट्र से सहायता मांगता है वह उसी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार रहता है। और इसके लास्ट सिद्धांत के रूप में हम बता सकते हैं गैर सदस्य संबंधी। गैर सदस्य संबंधी प्रावधान। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं लेकिन वो उसकी शांति व्यवस्था में, उसके नियम और शर्तों में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे सदस्य राष्ट्र भी दूसरे देशों के साथ अपने विवादों को लेकर के यूएनओ के मंच पर जा सकते हैं तथा वहाँ से निर्णय करवा सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में की गई है। इन 7 सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी बखूबी अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। इसके सिद्धांतों को देख लेने के बाद अब हम इसके अंगों पर चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। इन 6 मुख्य अंगों में हम पहला नाम हम महासभा का लेंगे। महासभा को अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहते हैं। जितने भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। महासभा के सदस्यों की संख्या 193 है। महासभा का 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष भी चुना जाता है जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। भारत से भी 1954 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो भी 1954 में महासभा की अध्यक्षा रह चुकी हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है तथा पहला अंग है, तो इसके कार्य भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके कार्यों में हम किन किन कार्यों को शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो महासभा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करवाती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर
महासभा अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करती है। एक और कार्य महासभा करती है कि चार्टर में जो भी संशोधन करना होता है तो संशोधन संबंधी कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा महासभा जो अन्य यूएनओ के अंग हैं उनमें सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से महासभा एक यूएनओ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरे अंग में हम नाम लेंगे सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का। जो सुरक्षा परिषद है यह यूएनओ का सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व को देखते हुए ईपी चेज ने तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय तक कह डाला है तथा पामर एवं परकिंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहकर के संबोधित किया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात करें तो इसके कुल सदस्य हैं 15, जिसमें से जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं। और ये स्थायी सदस्यता किन देशों को प्रदान की गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना तथा रशिया, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर भी प्रदान की गई है। इन्हें सुरक्षा परिषद के निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार दिया गया है। अगर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से एक सदस्य भी वीटो पावर का प्रयोग करता है तो वह निर्णय वहां पर लागू नहीं होता है, वह प्रस्ताव पास फिर नहीं होता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। इनको 2-2 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा हर 2 वर्ष बाद इसके नए 10 सदस्य चुन लिए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न देश इसके सदस्य बन चुके हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। और अब 2021-22 के लिए भी भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान भी सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार अस्थायी रूप से बन चुका है। बांग्लादेश व नेपाल 2-2 बार बन चुके हैं तथा श्रीलंका 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। जो सुरक्षा परिषद होती है वह 2 प्रकार के कार्य करती है। इसके 2 प्रकार के कार्यों में पहला कार्य तो प्रक्रिया संबंधी कार्य होता है। प्रक्रिया संबंधी कार्यों में से 15 में से 9 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य होती है। ये 9 सदस्य कोई से भी हो सकते हैं, स्थायी या अस्थायी। और दूसरे प्रकार के जो कार्य होते हैं वो होते हैं अन्य महत्वपूर्ण कार्य। और इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए भी 9 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य होती है। लेकिन इन 9 सदस्यों में से जो 5 है ना सदस्य स्थायी सदस्य, उन 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति अति अनिवार्य होती है। यहाँ पर वो लोग वीटो का प्रयोग कर सकते हैं और वीटो का प्रयोग करने के बाद वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद है वह अन्य राष्ट्रों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए उनकी सिफारिश करती है महासभा को, तथा सुरक्षा परिषद चार्टर में संशोधन संबंधी कार्यों में भी अपनी भागीदारी करती है तथा यूएनओ के अन्य अंगों में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उनमें भी सुरक्षा परिषद अपना रोल अदा करती है। तो ये थी सुरक्षा परिषद। इसके बाद हम तीसरे अंग का नाम लें तो वो है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54 है, जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और हर वर्ष इसके 1/3 सदस्य यानी कि 18 सदस्य रिटायर हो जाते हैं तथा नए सदस्य
चुन लिए जाते हैं। जो ये सामाजिक आर्थिक परिषद है, ये यूएन के सदस्य राज्यों में जितनी भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए कार्य करती है और उसके लिए ये विभिन्न एजेंसियों का भी सहारा लेती है। इसके चतुर्थ अंग के हम बात करें तो वो है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो न्यास परिषद है, इसमें ऐसे सदस्य राष्ट्रों को रखा गया था जो स्थापना के समय किसी न किसी दूसरे देश के अधीन थे, यानी कि वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। और ऐसे सदस्यों की संख्या उस समय 11 थी, लेकिन 1994 तक वे सारे के सारे सदस्य आज़ाद हो चुके हैं और इस समय कोई भी सदस्य किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। अतः कहा जाता है कि जो न्यास परिषद है उसका इस समय कोई कार्य नहीं है, वर्तमान समय में इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके 5वें अंग के रूप में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ये 15 न्यायाधीश अपने अपने संबंधित देश में विभिन्न उच्च न्यायिक पदों पर पदासीन रह चुके होते हैं। केवल ऐसे लोगों को ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनाया जा सकता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष है और यहाँ पर भी 3 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं तथा अन्य सदस्यों का चुनाव होता रहता है। जो न्यायालय हैं यहाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय मामले ही लाए जा सकते हैं। केवल ऐसे विवाद ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं जो 2 राष्ट्रों के मध्य हो। ध्यान रहे कि यहाँ पर घरेलू मामलों को नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि गैर सदस्य राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे देशों से संबंधित मामलों को ला सकता है तथा वहां पर परामर्श ग्रहण कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गैर सदस्य राज्यों को भी अपना परामर्श देने से इनकार नहीं करता है। इसका अंतिम और जो 6ठा अंग है वह है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस सचिवालय का एक पदाधिकारी महासचिव होता है और महासचिव का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इस पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान समय में पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस इस पद पर कार्य कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने 1 जनवरी 1917 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। उस समय इनकी आयु 67 वर्ष थी। इनका चुनाव अक्टूबर 2016 में ही संपन्न हो गया था। ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति लगातार अगले 5 वर्ष के लिए भी महासचिव का चुनाव लड़ सकता है। महासचिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। सबसे पहले तो यह महासभा तथा सुरक्षा परिषद जैसे अंगों का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जब कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता भी महासचिव करता है। सचिवालय में जो लगभग 8000 अन्य कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी स्वयं महासचिव करते हैं। इसके अलावा महासचिव अन्य समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है तथा यूएनओ के संचालन में महासचिव की मुख्य भूमिका होती है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे जिनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को करने के लिए लगभग 15 एजेंसीज भी होती हैं, अभिकरण भी होते हैं, जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को अंजाम देता है। इन एजेंसीज में
महत्वपूर्ण एजेंसियां जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से यूनेस्को है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं। इन एजेंसीज के ऊपर हम फिर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इन एजेंसी को हम केवल इतना ही कि इन 15 एजेंसीज के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को अंजाम देता है। UNO के अंगों के बारे में इतना अध्ययन कर लेने के बाद अब हमें इसमें कुछ सुधार के जो सुझाव है उन पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि UNO में जो सुधार के बारे में 3 विचार जोर पकड़ रहे हैं। एक तो जो पहला विचार है वो इसके विस्तार संबंधी है, दूसरा विचार इसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए है, तथा जो तीसरा विचार है वो इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने संबंधी है। देखिए, पहले विचार पर चर्चा करें तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय इसमें 51 सदस्य थे। 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ करके 193 हो गई है। अतः स्पष्ट है सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार कर देना चाहिए, उसके सदस्य संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि के लिए 2 विचार जोर पकड़ रहे हैं, 2 विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला विचार तो यह है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 है, तो उनकी संख्या बढ़ा करके 11 कर देनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि इन 5 स्थायी सदस्यों में से 3 सदस्य यूरोपीय महाद्वीप से हैं, जबकि 1 सदस्य एशिया महाद्वीप से है तथा 1 स्वयं अमेरिका है। तो इसमें 6 अन्य सदस्य शामिल किए जाने चाहिए और उन 6 सदस्यों में से 2 एशिया महाद्वीप से शामिल किए जाने चाहिए, 2 अफ्रीका से, 1 यूरोप से तथा 1 दक्षिण अमेरिका से शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और भी मत है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 से बढ़ा करके 24 कर देनी चाहिए। यहाँ पर स्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्यों की चर्चा नहीं की जा रही है, और दोनों ही मतों में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ही स्थिति में किन्हीं भी सदस्य को वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वीटो पावर से सदस्यों में समानता की भावना समाप्त हो जाती है और यही जो है इनमें एक विवाद का कारण भी बनता है। इसी प्रकार से इसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने से मतलब है कि दुनिया के सभी महाद्वीपों को इसमें बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ के ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस 3 देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है, साथ ही साथ उन्हें वीटो पावर भी प्रदान की गई है। इसके अलावा एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन एशिया से केवल एक ही राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार से यह दुनिया के सभी महाद्वीपों का समानता से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इसमें सुरक्षा परिषद में सदस्य बढ़ाए जाएं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अफ्रीका जैसे महाद्वीपों को भी इसमें बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। और इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है, अर्थात जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी वीटो पावर समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वे इसके निर्णयों में बाधा पैदा करते हैं। उनको जो वीटो पावर दी गई है, जो निषेधात्मक वोट का अधिकार दिया गया है, वो किसी न किसी तरह से इसके निर्णयों में बाधा पहुंचाता है तथा सदस्यों में निराशा पैदा करता है। अब हम देख लेते हैं कि भारत ने अब तक
यूएनओ का किस प्रकार से सहयोग किया है, भारत ने किस प्रकार से यूएनओ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भारत ने सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि भारत का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने से ही विकास को गति मिलेगी और विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना होगी। अतः भारत के कहने पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सामाजिक आर्थिक परिषद का निर्माण किया गया, जो विश्व में अपनी एजेंसीज के माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण करने में लगी हुई है। इसके अलावा भारत का जो दूसरा योगदान है वो सदस्यता बढ़ाने में है, क्योंकि भारत यूएनओ का आरंभ से ही एक सदस्य है, मौलिक सदस्य है। भारत का शांति व्यवस्था में अटूट विश्वास है, अतः भारत इसकी सदस्यता में वृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। यही कारण है कि भारत ने आरंभ से ही चीन को यूएनओ का सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका और चीन में उस समय विवाद बढ़ा हुआ था, तो अमेरिका हमेशा इसके ऊपर वीटो का प्रयोग कर देता था। लेकिन 1974 में जब अमेरिका और चीन के संबंधों में मधुरता आ गई, उनमें मैत्री स्थापित हो गई, तो उसके पश्चात फिर चीन को यूएनओ का सदस्य बनवाया गया। तो चीन को यूएनओ का सदस्य बनाने में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त चार्टर तैयार करने में भी, यूएनओ का संविधान लिखवाने में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत से एक महत्वपूर्ण हस्ती जो कि मुदालियर साहब थे, उन्होंने इसमें अपना विशेष योगदान प्रदान किया है। तो भारत का चार्टर तैयार करने में भी एक विशेष रोल रहा है। और चौथे पर हम कह सकते हैं रंग भेद की नीति का निराकरण। भारत ने रंग भेद की नीति को दूर करवाने के लिए एक सिद्धांत यूएनओ में बनवाया है, ताकि किसी भी देश में रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जा सके। तो यहाँ पर भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंतिम योगदान के रूप में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में भूमिका। भारत ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तथा अब तक भारत बहुत से कार्यों में अपनी सेना भेज चुका है और कई मामलों का समाधान करा चुका है। उनमें जो मुख्य मामले हैं उसमें हम बता सकते हैं कि कोरिया संकट के समय, जो कि 1950 में हुआ था, जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय इस आक्रमण को रोकने के लिए ने अपनी सेना का योगदान दिया, तथा भारतीय सैनिकों ने जाकर के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वेज नहर संकट है 1956 का, उसमें भी भारत ने स्वेज नहर संकट को भी हल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। तो भारत ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस प्रकार से स्वेज नहर संकट की समस्या हल हो सकी। इसके अलावा कांगो समस्या का समाधान। कांगो जब स्वतंत्र हो गया था, तो कांगो में गृह युद्ध सा छिड़ गया था, तथा इसका फायदा उठाने के लिए बेल्जियम ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो भारत ने बेल्जियम की निंदा की। तो इस प्रकार से कांगो संकट को भी हल करवाने में भारत की भूमिका रही है। अरब इजराइल विवाद, इस विवाद को सुलझाने में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, तथा अरब के ऊपर जब इजराइल ने आक्रमण किया, तो भारत ने इजराइल की निंदा की तथा इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन सारे विवादों में भारत ने किसी न किसी तरह से अपनी भूमिका अदा की है, तथा अफगानिस्तान में भी शांति की स्थापना करवाने में भारत का विशेष योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि भारत हमेशा यूएनओ को हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार रहा है, चाहे वह सैन्य सहायता हो या फिर वो अन्य किसी प्रकार की सहायता हो। भारत अहिंसा का शुरू से ही समर्थक है। यही कारण है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को, जो कि 2 अक्टूबर को है, 2 अक्टूबर को
एक विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन की स्वयं घोषणा की कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अतः भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक सहयोगात्मक रोल अदा किया है तथा इसकी नीतियों में वह अटूट विश्वास रखता है। यही कारण है कि पंडित नेहरू जी जब कश्मीर विवाद हुआ पाकिस्तान के साथ तो 1948 में उसे यूएनओ में लेकर के गए तथा इस मुद्दे को वहाँ पर सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि नेहरू जी का ये विश्वास था कि आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना शांति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों में अटूट विश्वास करते थे। केवल इतना ही नहीं, यूएनओ के जितने भी अंग हैं तो भारत ने उन अंगों में भी खुल करके सेवा की है। जैसे कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की 1954 में अध्यक्षा रही हैं। इसी प्रकार से जो भारत के जो महत्वपूर्ण और उच्च स्तर के न्यायाधीश हैं, जैसे श्री नगेंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित किया है। श्रीमती किरण बेदी को यूएनओ में पुलिस संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार भारत के बहुत सारे सैनिकों ने सैनिक कार्रवाइयों में बलिदान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने अनेक कार्रवाइयों में भाग लिया है तथा अनेक अंगों में विभिन्न प्रकार से सहायता भी प्रदान की है। इसके अलावा भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जो निशस्त्रीकरण की योजना थी उसमें अपना अहम योगदान दिया है। भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है तथा वह अपने जो परमाणु पावर है, परमाणु ऊर्जा है, उसका प्रयोग विकास संबंधी कार्यों में करना चाहता है, न कि युद्ध संबंधी। अतः भारत एक प्रबल सदस्यता का दावेदार है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जरूर बनाना चाहिए। इस प्रश्न को बार बार उठाया जाता रहा है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। तो इस बारे में अगर मैं खुद की राय प्रकट करूं तो मेरी राय है कि निश्चित रूप से भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है, क्योंकि भारत शुरू से ही यूएनओ को अपना योगदान देता रहा है, विभिन्न अंगों में सहायता करता रहा है, इसकी सदस्यता बढ़ाता रहा है तथा मानव अधिकारों संबंधी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर कार्य लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न होते हैं तथा यह एशिया का दूसरे नंबर का जनसंख्या वाला प्रदेश भी है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। इन सब कार्यों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि जब भी सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाई जाए तो इसमें भारत को एक इसका महत्वपूर्ण सदस्य अवश्य बनाना चाहिए। इसके अलावा जापान, ब्राज़ील तथा जर्मनी भी इसके स्थायी सदस्य बनने के योग्य हैं, क्योंकि जर्मनी आज यूरोप की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसी प्रकार से जो जापान है वह सबसे ज़्यादा अंशदान देता है, फंड में सबसे ज़्यादा योगदान जापान देता है, जो कि शायद अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो जापान को भी उसकी सदस्यता, स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से कोई प्रतिनिधि नहीं है तो ब्राज़ील को यह दर्जा ज़रूर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या को देखते हुए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा इनमें इन 4 देशों को ज़रूर इसकी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अपना टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने यूएनओ पर विस्तार से चर्चा की है। तो मैं समझती हूँ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक की जल्द आवश्यकता है तो प्लीज़ बताइए, वो टॉपिक लेकर के आपके लिए ज़रूर हाजिर होंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।